नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विथ जीतन चैनल पर स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। इसके पहले जो हमने क्लासेस ली हैं उसमें मध्य प्रदेश के हमने पूर्व मध्यकाल को देख लिया है, यानी हमने मध्य प्रदेश के 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक का लगभग इतिहास हमने यहाँ आपको डिस्कस किया है। अब बात आती है कि हम मध्यकाल में क्या क्या देखेंगे। तो हम यहाँ दिल्ली सल्तनत देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश देखने को मिलेंगे हमें यहाँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, आपका सैयद वंश और लोधी वंश, इनको हम देखेंगे कि इनके मध्य प्रदेश में हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिले, कब कब इन्होंने मध्य प्रदेश में हमला किया और क्या क्या इनसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो अब बात आती है कि हम सब यहाँ किस तरीके से देखें। तो आपको याद हो 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश में हमें कलचुरी, आपके चंदेल और परमार वंश के शासकों का शासन था। तो संभवतः जो कलचुरी वंश के शासक थे वो चंदेलों के सामंत हो गए और चंदेल जो है वो गढ़वाल से पराजित हो गए। गढ़वाल कौन? वो कन्नौज वाले। कौन कन्नौज वाले? जिनका गुर्जर प्रतिहारों के शासन कन्नौज पर हो गया था आखिरी में, और गुर्जर प्रतिहारों वंश के जो अंतिम शासक थे उनको गढ़वाल शासकों ने हटाकर या मारकर कन्नौज पर किस वंश की स्थापना कर दी थी? गढ़वाल वंश की, जिसमें राजा जयचंद देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो गढ़वालों से हार गए चंदेल। अब वहीं मोहम्मद गौरी का आपको भारत में प्रवेश देखने को मिल रहा है। तो मोहम्मद गौरी के प्रथम तराइन का युद्ध, द्वितीय तराइन का युद्ध, चंदावर का युद्ध सारे देखे आपने। तो पहले तराइन के युद्ध में तो वो हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, परंतु द्वितीय जब युद्ध होता है तराइन का, उसमें पृथ्वीराज चौहान को मार देता है, यानी उसने चौहान वंश के एक प्रमुख शासक की मार दिया। अब वो उत्तर भारत की तरफ क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। तो वहीं 1194 में चंदावर का युद्ध होता है जिसमें वो जयचंद को भी मार देता है। और 1195-96 में ग्वालियर मुरैना क्षेत्र पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। अब मोहम्मद गौरी का आक्रमण के बाद आप देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के जो दास हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ऐबक हुए, ऐबक का इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश का दास बलबन हुआ, तो यानी इसी को तो गुलाम वंश कहा हमने। तो जो पहला दिल्ली सल्तनत पर जो वंश देखने को मिलेगा वो हमें कैसा देखने को मिलेगा? गुलाम वंश। तो हम गुलाम वंश के प्रमुख शासकों को यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सारे तुगलक हुआ, आपका खिलजी हुआ, सब वंशों को यहाँ देखेंगे जिनका मध्य प्रदेश पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। इसी तरीके से हम हिस्ट्री को देख रहे हैं यहाँ कि आप जो इंडियन हिस्ट्री है उसका कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का इतिहास भी आप ध्यान में रख के चले। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से हम पढ़ेंगे इसको? हम पृष्ठभूमि पे यहाँ लिखते हैं कि 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 12वीं शताब्दी के अंत में और 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश में कलचुरी, चंदेल और परमार वंश के शासकों का शासन था। ठीक है, इसके पहले हम सारा अभी तक पढ़ ही चुके हैं। कलचुरी वंश हुआ, चंदेल वंश हुआ, परमार वंश हुआ, सारे वंशों को हमने खूब डिटेल से डिस्कस किया है। अब क्या अगला घटनाक्रम होता है? कुछ हम पृष्ठभूमि में, क्योंकि आप जब पढ़ोगे आप तो आपके दिमाग में पिक्चर आना चाहिए कि हम इसको कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, बाकी तो अब इंडियन हिस्ट्री में सारा डेप्थ में देखते ही हो। तो क्या होता है? संभवतः कलचुरी शासक चंदेलों के सामंत हो गए थे और आगे चलकर चंदेल शासक किससे हार गए? गढ़वाल वंश के राजा से क्या हो गए? पराजित हो गए। गढ़वाल वंश के शासकों से पराजित हो गए।
से पराजित हो गए। ठीक है, ये आपको जाना दिमाग में रखा कि क्या मध्य प्रदेश में घटनाक्रम घट रहा है कि साहब 12वीं शताब्दी के अंत तो 13वीं के प्रारंभ में ये हमें 3 वंश प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, जिसमें कलचुरी चंदेलों के सामंत हो जाते हैं और चंदेल जो होते हैं गढ़वाल वंश के शासकों से पराजित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको स्पष्ट है। अब गढ़वाल वंश कौन? कन्नौज, क्योंकि अभी पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी आएगा तो पहले पृथ्वीराज चौहानों को मारेगा, इसके बाद फिर गढ़वाल वंश के शासक जयचंद को भी मारेगा। वो कन्नौज का ये चंदावारा का युद्ध होता है कन्नौज वाला, और वो तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के कितने युद्ध होते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय भी होता है। वो इल्तुतमिश, आपका जो तराइन का तृतीय युद्ध है वो कौन लड़ेगा? इल्तुतमिश लड़ेगा एल्दोस से। ठीक है, तो अभी आप दो ध्यान रखें। तो अब क्या होता है, मोहम्मद गौरी पहला तो हार जाता है, दूसरे में मोहम्मद गौरी आता है और यानी दिल्ली जीत लेता है, और दिल्ली जीतने के बाद वो उत्तर भारत की तरफ अपना साम्राज्य का क्या करता है? विस्तार करता है। ठीक है, लिखेंगे आप 1192, क्योंकि यही तराइन का लिख लेंगे आपको, तराइन का द्वितीय युद्ध है ये। तराइन के युद्ध में गौरी ने उत्तर भारत पर, गौरी ने उत्तर भारत पर, गौरी ने उत्तर भारत पर सत्ता का विस्तार किया, सत्ता का विस्तार किया, क्योंकि अब वो दिल्ली की तरफ से बढ़कर कहाँ घुस रहा है? यूपी, कन्नौज, गंगा की नदी किनारे तक आ रहा है, का विस्तार हो गया या विस्तार किया। ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी की हमने आपको यहां एंट्री करा दी। ठीक है, अब इसके बाद चंदावारा का युद्ध होता है जिसमें कन्नौज के शासक जयचंद को मारता है। ठीक है, तो वो घटनाक्रम यहां नहीं लिखा रहे, अब लिखा रहे मध्य प्रदेश संबंधित 1195-96 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर मुरैना क्षेत्र पर, ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में क्या करता है? वो आक्रमण करता है, क्षेत्र पर या क्षेत्र पर आक्रमण करता है, मैं ना लिखें, क्षेत्र पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये आप पृष्ठभूमि जान लेंगे तो आपको अब यहां से समझ में आएगा मध्यकाल को हमें किस तरीके से देखना है। क्या देखा आपने कि मोहम्मद गौरी अब उत्तर भारत की तरफ प्रवेश कर रहा है, और उस सिलसिले में उसी क्रम में, क्योंकि चंदावार का युद्ध 1194 में हो ही जाता है, तो उसके बाद वो 95-96 में ग्वालियर मुरैना रीजन पर क्या करता है? हमला करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या स्टार्ट होंगे? दिल्ली सल्तनत होगी। दिल्ली सल्तनत का मतलब दिल्ली सल्तनत में जो वंश बैठेंगे उनका मध्य प्रदेश पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ हम यहाँ आपको डायरेक्ट, चाहो तो सीधा आपको हम दिल्ली सल्तनत डाल दें हेडिंग, या सीधा गुलाम वंश, तो भी बात वही होगी, क्योंकि वहाँ में 2 दिन फैक्ट लिखाना है। तो चाहो तो हम पहले आपको फॉर्मेट बनवा देते हैं, फिर हम, क्योंकि आपको एक नज़र में पता चल जाएगा कि हम दिल्ली सल्तनत में किन किन वंशों को देखेंगे, कितने शासकों को देखेंगे, कौन संस्थापक होंगे, और किस वंश ने लंबे समय तक शासन किया, किसने कितने वर्ष। थोड़ा सा बेसिक आपको हो जाएगा। बाकी सारा बेसिक तो आप कहाँ देखते हो? आप कहाँ देखते हो? जब आप इंडियन ज्योग्राफी मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम दिल्ली सल्तनत थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में आपको सहूलियत होगी। दिल्ली सल्तनत, इसी को सल्तनत काल भी कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, इसमें हमें 5 वंश देखना है। तो इसको एक फॉर्मेट हम बना दे रहे हैं तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें हम हर वंश की लगभग एक क्लास तो लेंगे ही। पहला जो वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। दूसरा वंश हम इसमें देखेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद हम देखेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश जो होता है यही सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करता है, 94 वर्ष तक लगभग। इसके बाद आता है आपका सैयद वंश।
सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आपको देखने को मिलेगा लोदी वंश। ठीक है, हमें ये 5 वंश देखना है दिल्ली सल्तनत में। अब हम दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अब इन्हीं सल्तनतों के राजा शासक मध्य प्रदेश पे हमले करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम सबका आपको यहाँ टाइम लिखा दे रहे हैं। 1206 से लेकर 1320 तक रहेगा आपका क्या, गुलाम वंश। ठीक है, और खिलजी नहीं, 1206 से लेकर 1290 तक, और खिलजी वंश रहेगा 1290 से लेकर 1320 ईडी तक। और तुगलकों को देखा जाए, तुगलक वंश, तो 1320 से लेकर 1414। ठीक है, यानी यही सबसे ज़्यादा लंबा वर्ष का हमें देखने को मिलेगा। सैयद वंश देखने को मिलेगा 1450 ईडी तक, और लोदी वंश को हम देखें 1451 से लेकर पानीपत का प्रथम युद्ध जब तक होता है, इसके बाद मुगल आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब ये वंश देख लिया आपने। अब सबके संस्थापक भी देख लें आप लगे हाथ। संस्थापक, गुलाम वंश का जो संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब इसी तरीके का हम खिलजी वंश में देखेंगे, भाई इसका संस्थापक कौन है। संस्थापक, तो ये संस्थापक मिलेंगे आपको जलालुद्दीन फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज तुगलक। ठीक है, अब तुगलक वंश को इसके संस्थापक देखेंगे अपन, तो गयासुद्दीन तुगलक होंगे। ठीक है, इनका होगा नाम गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश के संस्थापक देखें, इनके संस्थापक होंगे आपके खिरज खां। और बचे लोदी वंश, तो इसके हैं बहलोल लोदी संस्थापक। कौन है इसके, बहलोल लोदी। ठीक है, यहाँ एक चीज और लिखें इसके बाद, यहाँ ये लिखें कितने वर्ष शासन किया, तो यहाँ हुआ है 84 वर्ष शासन हुआ है। और कितने शासकों ने यहाँ शासन किया है, तो आपके हो गए यहाँ 11 शासक। ठीक है, सबसे कम कौन सा दिख रहा है आपको, 30 वर्ष, यानी खिलजी वंश कितना शासन हुआ है, 30 वर्ष। और शासक कितने देखने को मिलेंगे हमें, 5 शासक। अब सबसे ज्यादा किसने शासन किया है, तुगलक वंश ने, कितने, 94 वर्ष, और शासक कितने होंगे, 9। तो उन्होंने 94 वर्ष तक यहाँ शासन किया। और इसमें जो शासक देखने को मिलेंगे हमें 9 शासक देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका देखा जाए तो इनका लगभग आपको देखने को मिल रहा है 37 वर्ष, 37 वर्ष है, और शासक इनके यहाँ 4 हैं। ठीक है, अब आते हैं किस पर, लोदी वंश पर। तो लोदी वंश का हमें देखने को मिलता है 75 वर्ष और 3 शासक, 75 वर्ष और 3 शासक हुए। ठीक है, तो आपको ये बेसिक फॉर्मेट पता हो गया कि हम क्या क्या आगे देखेंगे। और यहाँ 2-3 फैक्ट लिख लें, जैसे हम पूछे कि अधिकतम समय तक किसने शासन किया है, अधिकतम समय तक शासन, तो आपको अब दिख रहा है कौन सा वंश है, तुगलक वंश है आपका, तुगलक वंश। ठीक है, सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक, तो खिलजी वंश हो गया। ये सब प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स वगैरह में। ठीक है, अगला तथ्य लिखेंगे, केवल लोदी वंश को छोड़कर सारे जितने भी आपको वंश दिख रहे हैं वो सारे कौन हैं, तुर्क हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सभी तुर्क वंश के हैं, थे, केवल लोदी वंश को छोड़कर, लोदी वंश को
छोड़कर, ठीक। और कितने वर्ष तक कुल शासन हुआ है, तो आप जोड़ लें 320 वर्ष हुआ। कुल शासन कितना हुआ यहाँ, 320 वर्ष हुआ। तो ये वो बेसिक है जो आपको हम पूरा पढ़ने के बाद भी आप इसको लिख सकते थे, पर आपको हमने पहले ही आपको बता दिए। अब हम देखेंगे गुलाम वंश, ठीक है। अब आए हम अपने टॉपिक पर। ये हमने फिर भी आपको बता दिया, गुलाम वंश में हमें 11 शासक देखना है, 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। इसको अब हम रख करते हैं। ये पता इसलिए दिया है ताकि आपको याद रहे कि अगली जो हमारी 2-3 क्लासेस होंगी वो सब इसी से संबंधित होंगी। इस हिस्ट्री को हमने इस तरीके से ही आपको पढ़ाया है कि आप जब भी भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सहूलियत होगी और अच्छे तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। और नहीं भी आप पढ़े हैं भारतीय इतिहास मान के चले और आप डायरेक्ट मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, तब भी आपको बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी। अब डायरेक्ट हम यहाँ आपको 2-3 फैक्ट लिखा के गुलाम वंश के भी तो 4-5 तथ्य लिखा के बढ़ जाते आगे, तो आपको पढ़ तो लेंगे आप, पर कहीं ना कहीं आपके कंसेप्ट क्या रहेंगे, कमजोर रहेंगे। और हिस्ट्री पढ़ना तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ 2-4 चीजें हमने एक्स्ट्रा बता दी तो आपको कहीं दिक्कत होगी। पहला वंश लिखेंगे गुलाम वंश, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। बाकी ऐसा ही कि इल्तुतमिश के कई अभियान हुए तो हम सारों को डिस्कस करेंगे, नहीं, केवल मध्य प्रदेश में। ये आप लोग अब समझ चुके हैं हिस्ट्री इतना क्लास देखने के बाद कि हम किस तरीके से यहाँ पढ़ाते हैं। गुलाम वंश, इसका समय अभी हम बता ही चुके हैं, 1206 से लेकर 1290 AD तक, ठीक। अब इसके संस्थापक कौन है, या इस वंश के अन्य नाम लिख लें। कई इस वंश को अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नाम। देखो इस वंश को गुलाम है तो यहाँ एक नाम होता है दास वंश, ठीक। और दूसरा नाम हम देखा जाए तो तुर्क वंश, क्योंकि सारे तुर्क हैं, तुर्क वंश भी कहते हैं। एलगरी वंश भी कहते हैं क्योंकि उस जाति के थे, कबीले से थे, ठीक है। एलगरी, ठीक है। इसका हम मामलुक वंश भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक नाम और लिख सकते हैं हम, यामनी वंश भी इसको हम कहते हैं, यामनी वंश। तो ये हो गए आपके गुलाम वंश को हम इन 5 नामों से जानते हैं, ठीक है। अब संस्थापक, अभी अभी चर्चा हो चुकी संस्थापक के विषय में। संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या हो गए, संस्थापक हो गए। तो आपके प्रश्न आता है साहब है कौन ये, कौन है? तो ये है मोहम्मद गौरी का कौन है, दास है। तो मोहम्मद गौरी का क्या है, दास। कौन हुआ, ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक का दास देखा जाए, इसलिए इसको गुलाम वंश भी कहते हैं, अभी आपको लिखा देंगे। तो हो गए आपके इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का जो दास होता है वो होता है बलबन। तो यहाँ ये देखने को मिलता है हमें कि साहब इस जो दिल्ली की गद्दी पर लोग बैठ रहे हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, गुलाम ही गद्दी पर बैठ रहे हैं बारी बारी से, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्योंकि हम भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं तो और डिस्कस करते, फिर भी आप थोड़ा जान ले क्योंकि टॉपिक आ गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, ये इसके जो माँ बाप होते हैं तुर्कमेनिस्तान से होते हैं। तो एक व्यापारी क्या है, खरीद लेता है, और व्यापारी इसको फारस में बेचता है, जहाँ एक आपके सूफी जो आपके संत होते हैं सूफी वाले, वो उनको खरीद लेते हैं और उनके यहाँ जाते हैं। जैसे ही वो, तो वो वहाँ घुड़सवारी, धनुष विद्या, ये सारी चीज़ें सीख जाते हैं। तो इसका अब फिर इसके बाद वो जिनने खरीदा था इनको, वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो जाते हैं, उनके बच्चे इनको मोहम्मद गौरी को बेच देते हैं, और मोहम्मद गौरी इसको अश्वशाला का प्रधान बना देता है, क्योंकि इसने घुड़सवारी सीखी है, कुरानों की आयत करता है, क्योंकि वो एक ठीक है। तो इस तरीके से इनका बेसिक है, पर यहाँ इसके प्रारंभिक जीवन पर नहीं देखेंगे। आप तो अभी इतना जाने कि मोहम्मद गौरी दास है ऐबक का, और ये आपको ध्यान है सारे हैं। अब हम प्रमुख शासक देखेंगे। संस्थापक तो आप देख ही चुके हैं, तो संस्थापक हुए वही पहले शासक हो जाते हैं। तो आपके अब हेडिंग डालेंगे आप प्रमुख शासक। यहाँ तक समझ गए आप,
ऐबक की स्थिति। बाकी जो हम डिटेल यहाँ करने बैठ जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी कि हम यहाँ अपना मध्य प्रदेश का टॉपिक स्लिप कर जाएंगे, तो मजबूरी में हमें थोड़ा सा हिंट करते हुए बढ़ना है। प्रमुख शासक, ठीक है, तो पहले शासक कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। समय कब तक गद्दी बैठेंगे? 1206 से लेकर 1210 तक। बाकी फिर चौगोन खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती घोड़े से गिरकर, ठीक है। चलिए अब हम इसको आगे देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समय देख लिया आपने। इनकी राजधानी क्या रहती है? राजधानी, और राजधानी हो गई इनकी लाहौर। और देखो याद, इनकी राजधानी लाहौर है और लाहौर में इनकी मृत्यु होती है, और इनका मकबरा भी कहाँ है? लाहौर में। तीनों चीजें आप ध्यान रखेंगे यहाँ, ठीक है। अब राज्य अभिषेक कब होता है इनका? राज्य अभिषेक वो डेट है 25 जून 1206, ठीक है, लाहौरी में। उपाधि क्या क्या धारण रखी है इसने? उपाधि काफी है, पर आप एक दो लिख लें इसकी जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो है लख बख्श, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला, ये ठीक है, तो लिख लेंगे आप लाखों का दान करने वाला, ठीक है। दूसरी इसकी जो है कुरान खां। अब कुरान खां अभी अभी हमने बताया है कि इसके जो प्रारंभिक इतिहास क्या देखने को मिला कि इसके माँ बाप ने, जो तुर्कमेनिस्तान के होते हैं, एक व्यापारी खरीदता है, व्यापारी फारस में आके इसको बेचता है। उस समय ऐसा बिकते थे लोग जो प्रतिभाशाली लोग होते थे, और एक काजी खरीदता है इसको। अब जब काजी खरीदेगा तो इसको घुड़सवारी सिखा दिया, धनुर्विद्या सिखा दी। काजी है तो क्या हुआ? कुरान की आयतें भी, तो जो कुरान की आयतें बड़े सुरीले ढंग से करता था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा गया। तो कुरान का पाठ सुरीले ढंग से करता था, समझ गया क्या? कुरान का पाठ सुरीले ढंग से करता था। एक और लिख लें, बाकी तो बहुत सारी हैं। आप एक लिख लेंगे क्या? इसको हातिम भी कहा जाता है, गरीबों को मदद करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, ठीक है। ये उपाधियां हो गई। उपाधियों के बाद आप एक चाहो तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। तो पर वो फैक्ट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको जानने के लिए कि भाई ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो लिख सकते हैं ऐबक अकेले का, इसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है। तीन आपको हमने बता ही दी इसकी उपाधियां। इसके बाद हम देखेंगे इसके अगले फैक्ट, और जो फैक्ट लिखा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है आज की दृष्टि से, क्योंकि ऐबक का सहायक सेना नायक या इसका सहायक सेना नायक, जिसका नाम हम लिखने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी। यही वो व्यक्ति है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और अभी नालंदा विश्वविद्यालय हाल में ही बना है,
तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली। हम गुप्त काल पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताया था कुमार गुप्त ने। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी। अब बख्तियार खिलजी ने क्या काम किए हैं वो उसको हम दोनों यहीं लिखा दे रहे हैं आपको। एक इसका सहायक सेना नायक था बख्तियार खिलजी। लिखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, इसमें दोनों ही नष्ट किए थे। विक्रम विश्वविद्यालय, ठीक है। अब यहां लिख लें आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांस ज्यादा है। संस्थापक कौन है नालंदा विश्वविद्यालय के? कुमार गुप्त। तो गुप्त काल में हमने कुमार गुप्त को खूब डिस्कस करके पढ़ाया है। और यहाँ इसके संस्थापक देखे जाएं तो धर्मपाल हैं, धर्मपाल। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया था इसने? नष्ट किया था। इन दोनों विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। ठीक है, ये आपको यहाँ स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक के विजय अभियान आपको बताते हैं। केवल मध्य प्रदेश के संबंध के ही बताएंगे और बाकी तो सब हम आपको जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ सारी चीज़ें इत्मीनान से डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ यदि हम डिस्कस करने बैठते हैं कि कैरेक्टर पर, तो फिर यहाँ आपका मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत लंबा हो जाएगा। आप अगली सब हेडिंग डालें विजय अभियान। विजय अभियान सारे नहीं पढ़ेंगे, ब्रैकेट में लिख लें मध्य प्रदेश भर से मतलब है हमें। तो 1203 में ये हमला करता है। 1203 में क्या करता है? 1203 में अब कौन है इस समय शासक? तो इस समय शासक है परमादिदेव। परमादिदेव को आप जानते हो, कौन है परमादिदेव? परमादिदेव वही है जिन्होंने राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान का रात्रि अभियान हुआ था, इसमें आला उदल ने अपना शौर्य का परिचय दिया था, वही है ये। तो 1203 में परमादिदेव को हराकर क्या किया था इसने? कालिंजर और महोबा और खजुराहो क्या कर दिया था? अधिकार कर लिया था। और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। अब आपको पता है परमादिदेव के बाद, क्योंकि हमने चंदेल वंश पढ़ाया हुआ है, इसके बाद तुरंत एक आए थे तिलक वर्मन, जिन्होंने दोबारा फिर से कलिंजर को अपने कब्जे में ले लिया था और उन्होंने उपाधि भी धारण कर ली थी आपकी। ठीक है ना, कलिंजर। तो ये लिखा आपने फैक्ट। अच्छा, जो परमादिदेव की जो हार हुई, हत्या हुई, कि कालिंजर किला बड़ा मजबूत किला माना जाता है, तो इसका एक वो था आपका, क्या कहते हैं उसको, मंत्री अजय, जिसने परमादिदेव की हत्या कर दी और ऐबक क्या कहते हैं, ऐबक की सत्ता स्वीकार कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है ना, तो वो आप जरूर नहीं लिखने के लिए, फिर भी आपको हमने बता दिया। किंतु वो अस्थायी थी, मतलब उस पर लंबे समय तक शासन नहीं रहा इनका, क्योंकि चंदेल का एक नया उत्तराधिकार आया था, उत्तराधिकारी, क्योंकि चंदेलों का नया उत्तराधिकारी नाम है तिलक वर्मन ने कलिंजर क्या कर लिया था? दोबारा जीत लिया था इसने। कालिंजर दुर्ग को पुनः जीत लिया। तो ये जीत अस्थायी रही, जीत लिया था। ठीक है, इनके बारे में हमने खूब पढ़ाया आपको। ठीक है, अब मृत्यु की बात आती है, साहब मरे कब? तो अभी हमने आपको बताया था कि मृत्यु भी लाहौर में हुई है, और मरे कैसे हैं? चागोन खेलते समय। चागोन यानी पोलो वाला गेम होता है, घोड़े पर बैठे खेला जाता है। 1210 में कहाँ हुई मृत्यु? लाहौर। ठीक है, और मरे कैसे आप लिख ले, बाकी सारा ये पढ़ते ही आप वहाँ मेडिवल हिस्ट्री में।
चौगान ब्रैकेट में पोलो, पोलो खेलते समय घोड़े से गिर कर, ठीक है। और एक और फैक्ट लिख लें आप, मकबरा पूछा जाता है तो मकबरा भी कहाँ बना है इसका, लाहौर में। यानी तीनों चीजें सब इसकी लाहौर में ध्यान रखना है। राजधानी लाहौर है ना, राज्याभिषेक भी वहीं, मृत्यु भी लाहौर, और मकबरा भी कहाँ, लाहौर, ठीक है। और राज्याभिषेक भी इसका कहाँ हुआ था, लाहौर। तो सब आपको तीनों चीजें ध्यान रखना है, मकबरा भी लाहौर में, मृत्यु भी लाहौर में, राज्याभिषेक भी लाहौर में, और राजधानी भी लाहौर में, कोई डाउट नहीं करना है। अब इसके बाद हम इसके कुछ कार्य लिखेंगे जो इसने निर्माण कार्य किए हैं, केवल नाम भर लिख ले रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कुतुब मीनार इसने नींव रखी थी, बाद में इल्तुतमिश ने उसमें 2, 3, चौथी मंजिल बनवाई, और चौथी मंजिल पे बिजली वगैरह गिरी तो फिर आपके आए फिरोज तुगलक, उन्होंने फिर चौथी और पांचवी बनाई। तो उतना नहीं आपको देखना है, अब तो वो चीज़ें देखें जो इनके इम्पोर्टेंट है। लिखेंगे ऐबक के निर्माण कार्य, तो कुछ मोस्ट हैं तो आप लिख लें, जैसे कुतुब मीनारी, कुतुब मीनार हो गया, कि नींव रखी थी इसने, है ना, नींव रखी थी। अब और लिखना चाहो तो भाई किसकी याद है बनवाया था, तो कई बार आता है इसने सूफी संत, ख्वाजा कुतुब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, के नाम पर इसने कुतुब मीनार का नाम रखा था। और वो डेट लिखना चाहो तो 1199 में, कब रखी गई थी इसकी नींव, 1199 एडी में, ठीक है। अब दूसरा और क्या बनवाया इसने, तो आप बनवाया है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर राजस्थान में है। ये सारा हमें नहीं लिखाना चाहिए, ये तो आप वैसे भी वहां देखते हैं। यहाँ तो केवल एक ही तथ्य आना चाहिए था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में परमादिदेव चंदेल पर हमला किया था और कलिंजर, महोबा, खजुराहो पर अधिकार कर लिया था, ये था इनका फैक्ट। फिर भी आप लिख लें क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, ये 3 बनवाई थी और ये भारत की प्रथम मस्जिद है, इसलिए हमने यहाँ आपको लिखा भी दी, भारत की प्रथम मस्जिद, ठीक है। अब ये कंप्लीट होते हैं, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या क्या देखना है, कौन है भाई, मोहम्मद गौरी का दास, ठीक है। अब वो प्रारंभिक जीवन छोड़ दें, कैसा, कहाँ से बिककर कैसे वो काजी के पास पहुंचा, घुड़सवारी, और काजी जब खत्म हुआ तो उसके बच्चों ने फिर भेज दिया, ठीक है। तो उस पर जीवन में मत पड़े आप तो देखें राजधानी कहाँ रही, लाहौर, अभिषेक कहाँ हुआ, लाहौर, मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर, मकबरा कहाँ, लाहौर, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या संबंध ध्यान रखना है कि इसने परमादिदेव पर हमला किया और कालिंजर, महोबा, खजुराहो को अपने अधीन किया। और क्या देखना, इसका एक सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस समय नालंदा विश्वविद्यालय जो चालू दोबारा बना है तो इसने ही नष्ट किया था, ठीक है। संस्थापक भी हमने आपको वहाँ लिखा दिए दोनों के। चलिए, इसके बाद जो अगला शासक आएगा इस वंश में वो आराम शाह आएगा, और संभवतः इतिहासकार कहते हैं कि इसका पुत्री था वो, पर था वो एक अयोग्य, ठीक है। तो दूसरे शासक आते हैं आराम शाह, आराम शाह, केवल नाम भर लिखना है, आराम शाह, और ये बैठे आपके 1210 तक रहे क्योंकि इनको फिर यहाँ उसी समय इनको हटा दिया गया था, अयोग्य थे ये। चाहो तो एक फैक्ट लिख लें आप, क्या, एक अयोग्य शासक था, एक अयोग्य शासक था, ठीक है। अब इसके बाद कौन बैठना है, जो वास्तविक संस्थापक होता है इस वंश का, उसका नाम है इल्तुतमिश। तो
तो लिखेंगे पूरा नाम लिखना हो तो शमसुद्दीन, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। कितने समय को बैठेगा? 1210 से लेकर ये बैठेगा लगभग 1236 तक। ठीक है, देखेंगे वास्तविक संस्थापक है ये पहला फैक्ट। अब इसके बारे में यदि हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो पूरा लेक्चर चल रहा था इसके बारे में, और यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ हम मुद्दे की बातें ही करेंगे। तो लिखेंगे वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, राज्यारोहण देख लें इसका कब हुआ। ठीक है, और क्या लिखना है इसके बारे में? राजधानी, क्योंकि अब राजधानी दिल्ली हो चुकी है, तो पहले राजधानी कहाँ रही? लाहौर, फिर दिल्ली हुई। तो दो फैक्ट लिखें आप। 28 अप्रैल 1211, 28 अप्रैल 1211, 1211, और राजधानी क्या रही? दिल्ली। ठीक है, ये तथ्य लिखे। मकबरा भी कहाँ रहेगा? दिल्ली में। तो बिल्कुल याद रखना, वहाँ सारी चीज़ें आपको कहाँ टिक करना है? लाहौर। यहाँ सारी चीज़ क्या टिक करोगे आप? दिल्ली। तो याद करना भी आपको रहा सरल। ठीक है, इसलिए इसको हमने वास्तविक संस्थापक भी क्या बोला है आपको। ठीक है, ये भी आपका दिल्ली में हुआ है, क्योंकि आराम शाह को जे जूद के युद्ध में हराता है। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे हम विजय, या इसके विजय अभियान। विजय अभियान, ये भी आप दिल्ली लिख लें आप। अभियान केवल मध्य प्रदेश के देखेंगे, यहां लिख भी लें ब्रैकेट में मध्य प्रदेश भर के। आप सोचेंगे सर साहब बाकी क्यों नहीं बताया। पहला इसने जो अभियान किया 1231-32 में ग्वालियर दुर्ग को जीता। ग्वालियर दुर्ग को जीता। ठीक है, दूसरा अभियान होता है मालवा में, जहां वो मंदिर को भी लूटता है और मालवा पर भी हमला करता। तो 34-35 में महाकालेश्वर मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर को लूटा। और इसी में लिखेंगे, इसी डेट में उसने 1234-35 में, क्योंकि महाकालेश्वर मालवा में आ गया है, तो मालवा अभियान भी किया है। इसी डेट पर मालवा अभियान किया था। और यहाँ कौन है शासक? परमार वंश के देवपाल शासक मिलेंगे इसको। तो लिखेंगे उसे, या उसे उस समय मालवा में परमार शासक देवपाल था। देवपाल था, तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि मालवा पर आ रहा है तो मालवा परमार वंश का शासन है। ठीक है, तो उसने देवपाल को हराया। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा इसमें? वास्तविक संस्थापक है, इसका राज्यारोहण, राजधानी, मकबरा, विजय अभियान केवल मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब हम ये सारे जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं साथी के, इस शासक के, वो हमें एक किताब से मिलते हैं। उस किताब का नाम और लिख लें। तो यही हम लिखा दे रहे हैं, साक्ष्य। और बाकी और हमें नहीं पढ़ना है कि इसके इल्तुतमिश के कौन कौन से शत्रु थे, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे हम, के एल्दोज थे, कुबाचा थे, वो सारी चीज़ें ना हमने कुतुबुद्दीन ऐबक में डिस्कस किया, ना यहाँ करेंगे। साक्ष्य में लिखेंगे किताब का नाम तबकात ए नासरी। ये किताब है जहाँ से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसके लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। मिनहाज उस सिराज। ठीक है, बस एमपी के संदर्भ में हम इतना ही देखेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, अब अगले शासक आएंगे, उनको भी लिखें आप। है इसका ही पुत्र, पर वो भी क्या रहता है? अयोग्य रहता है। और क्योंकि ये अपने जीवित रहते ही कह चुका है कि हमारे जो पुत्री होगी रजिया सुल्तान, वही अगले शासक बनेंगे। क्योंकि ग्वालियर अभियान में
रजिया सुल्तान ने बहुत बहादुरीपूर्ण अपना प्रदर्शन किया था। तो चौथे शासक लिखेंगे, केवल नाम पर लिखना है इनका अपन को, रुकनुद्दीन शासक रहे। और इनका समय देखा जाए तो 1236, उसी साल इनको हटा दिया गया पद से। ठीक है। अगले शासक है पांचवें रजिया सुल्तान, इसको भी हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे। 4 साल के लिए रहती है ये, 1236 से लेकर 1240 AD के बाद। ठीक है। और 2 फैक्ट लिखना चाहो तो लिख लो। एक तो रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक, यह है दिल्ली की प्रथम महिला और अंतिम महिला शासिका थी। ठीक है, बस। और इल्तुतमिश की बेटी है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ। और इसके बाद अगले शासक आते हैं, उनका नाम लिखें आप, मुइजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है। और इनका समय 2 साल के लिए रहते हैं, 1240 से 1242 AD के। ठीक है। अगले शासक हम देखेंगे यहाँ, अलाउद्दीन मसूद शाह। ये भी रहते हैं 1242 से 1246 के मध्य। कौन है तो भले लिखना चाहो तो लिख लो, इल्तुतमिश पौत्र है जी, इसका इल्तुतमिश का। ठीक है। अब अगले शासक हम लिखा रहे हैं क्योंकि उनके बारे में थोड़ा सा 2-3 फैक्ट लिखना है नसरुद्दीन के बारे में। उनका नाम है नसरुद्दीन महमूद, वो भी पौत्री है महमूद। और इसका समय रहता है 1246 से लेकर 1266 लिख लें आप। ठीक है। और ये भी पौत्र है इल्तुतमिश का। इसके समय जो बलबन रहता है, इसके समय बलबन हम बता चुके हैं इल्तुतमिश का दास। बलबन, ये बलबन को सबसे बड़ा पद देता है। इसके समय बलबन नायाब, ये पद होता है सबसे बड़ा, वहां पद था, पूरी कंट्रोलिंग होती थी राजा के बाद। नायाब ए मुमालिक। और इसी बलबन ने तुर्क चालीसा वगैरह बनवाया था, नहीं तुर्क 40 साल तो उसमें से बनवाया था इसने। उस तुर्क 40 में जो 40 लोग थे उसमें एक बलबन था ये। ठीक है। अच्छा, जब बलबन इस पद पर था तब उसने क्या एक अभियान किया था मध्य प्रदेश के कालिंजर में, तो वो चाहे आप लिख सकते हैं या यहाँ लिख लें बलबन ने। और बलबन अभी सुल्तान नहीं बना है, ठीक है ना, तो लिखेंगे बलबन ने 1247 में, बलबन ने 1247 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया। पर अभी वो राजा नहीं है, यानी सुल्तान नहीं है, इसके अंडर में ही जाकर उसने क्या किया, हमला किया था। इसके बाद इसने जब हमला किया कालिंजर पर, तो उस समय बघेल शासक थे आपके, वहां के बघेल शासक ने बड़ा बहादुरीपूर्ण परिचय दिया था, जिनका नाम है दलकेश्वर और मलुकेश्वर। मलेकुश्वर ने बहादुरीपूर्ण ने
बहादुरीपूर्ण सामना किया था। सामना किया किंतु पराजित हुई, किंतु पराजित हुई। ठीक है। और बलबन ने इसके बाद ग्वालियर पर भी आक्रमण किया परंतु सत्ता कायम नहीं कर पाया। तो लिखेंगे बलबन ने ग्वालियर पर भी आक्रमण किया किंतु सत्ता कायम नहीं कर पाया, कायम नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये जो भी हम बलबन के आपको चीजें लिखा रहे हैं वो नसरुद्दीन महमूद के अंडर में है। उसको सबसे बड़ा पद दिया गया था गुलाम वंश में। ठीक है। अब इसके बाद कौन बनेगा शासक? आपका बलबन बनेगा। तो 9वें नंबर के कौन से शासक हो गए? बलबन। और हमें कितने शासक देखना है? यहाँ 11। अब बाकी डिटेल क्यों नहीं देखा, उसके लिए आपको जब हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे मिडिवल तब डिस्कशन होगा। तब तो हमें गुलाम वंश पढ़ाने में ही 2-3 क्लास लग जाएगी। 9वें शासक होते हैं बलबन। यहाँ केवल हमें इतना देखना है कि मध्य प्रदेश में कब कब किन्होंने कब हमले किए हैं, बस 66 से लेकर 1287 AD तक, काफ़ी लंबे समय तक इसने शासन किया। उपाधि लिख लें, उलूग खां, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उलूग खां एक उपाधि। एक दूसरी उपाधि भी लिख लें आप इसकी, जिले लाही। ठीक है। अब वो फैक्ट लिखेंगे जब मध्य प्रदेश में इसने हमले किए। अच्छा, इसके एक लिख लो इसके बारे में, इसने कठोर शासन, इसका कठोर शासन था, इसका कठोर शासन था जिसमें रक्त और लोहे की नीति थी, या लोहे रक्त की नीति कह सकते हैं, लोहे और रक्त की नीति। पर हाँ, आप इन फैक्टरों को पढ़ेंगे तो आपको जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, तब आपको बहुत सारी चीज़ें तुरंत आपको रिवीजन हो जाएंगी। 1251 में इसने कालिंजर पर हमला कराया, पर ये खुद नहीं था, उलूग खां के नेतृत्व में हुआ। मैं कालिंजर पर हमला किया और डेप्थ में पूछा जाएगा तो लिखेंगे उलूग खां के नेतृत्व में। ठीक है। और एक और इसने जो हमला किया था वो जो लिख लें आप, नवंबर में, वही नवंबर 1291 में, वही नवंबर 1251 में बलबन ने चंदेरी और नरवर, ठीक है, चंदेरी और नरवर के शासक चहाड़देव, इन्हीं को जहरदेव भी कहा जाते हैं कई जगह। कौन है अभी बताते हैं आपको। जहरदेव पर आक्रमण किया। तो चंदेरी और नरवर जो क्षेत्र पर राजा थे, एक आपके थे यज्ञवाल वंश का जो संस्थापक है आपके, कौन? चहड़देव संस्थापक हैं। कौन? और थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉइंट में, परवर्ती प्रतिहार शासक हुए थे। प्रतिहार नरवर का यज्ञवाल वंश, ठीक है, इनका शासन था उस समय। यानी जो परवर्ती प्रतिहार शासक थे उनका जो इस क्षेत्र में जो शासन था नरवर वाले में, उसको यज्ञवाल वंश कहाते। तो उस पर जब इस समय किसका हमला हुआ था? बलबन का हमला हुआ था। ठीक है। बस बलबन के बारे में इतने देखेंगे। इसके बाद 2 शासक और आए, केवल नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। एमपी के संदर्भ में हम फिर भी बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको यहाँ बता दिए, इतना भी हमें आपको यहाँ नहीं देना चाहिए था। 10 और 11 हो गए, यहाँ पे 11 शासक। तो कैकुबाद आए, कैकुबाद 1287 से 1287
उसके बाद आए आपके क्यूमर्स जो आपके लास्ट हुए। और इस तरीके से ये अंतिम शासक हैं गुलाम वंश के, और हमने गुलाम वंश के आपको लगभग क्या पूरे 11 शासक ही आपको यहाँ करा दिए हमने। तो आपने ये आज की जो क्लास थी कहाँ से ध्यान में रखी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा मोहम्मद गौरी के आक्रमण चालू होते थे 95-96 में ग्वालियर मुरैना वाले में। इसके बाद उसके जो दास हुए वही दिल्ली सल्तनत पर बैठे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा, है ना। राज्याभिषेक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका राज्याभिषेक भी लाहौर में होता है, राजधानी भी लाहौर में, मृत्यु भी लाहौर में और मकबरा भी लाहौर में, ठीक है। उसका ही साधारण दास होता है या सेनापति होता है सहायक बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय को नष्ट करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश से क्या ध्यान रखना था, परमाली द्वीप पर हमला करता है, ठीक है। और फिर परमाली द्वीप पर कलिंजर खजुराहो महोबा जीतता है, परंतु उसमें भी तिलक वर्मन दोबारा आते हैं, वो कलिंजर को फिर से जीत लेते हैं। और उसके बाद हमने कुछ उसके निर्माण काल लिखा है आपको, जैसे कुतुब मीनार वगैरह। फिर आराम शाह है, उसका पुत्र आया पर अयोग्य था, इल्तुतमिश बेटा वास्तविक संस्थापक, इसके बारे में ध्यान रखना है। राजधानी दिल्ली, राज्याभिषेक दिल्ली, मृत्यु भी दिल्ली, ठीक है। इसका क्या ध्यान रखेंगे, 1231-32 में इसने आपके कहाँ किया, ग्वालियर दुर्ग को जीता, और आपका क्या कह सकते 34-35 साल, हाँ 34-35 में इसने मालवा पर हमला किया, और उस समय शासक मालवा में कौन थे, परमार शासक देवपाल थे, और वहीं उसने महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा। ये सब हमें उसके जो साक्ष्य मिले वो किताब भी हमने आपको लिखा है। इल्तुतमिश के बाद जो गद्दी पर बैठता है वो भी एक अयोग्य शासक होता है, रुकनुद्दीन, और उसके बाद रजिया बैठती है, 4 साल वो शासन करती है। फिर मुइजुद्दीन बैठता है ना, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह बैठते हैं, और इसके बाद बैठता है नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन को सबसे बड़ा पद दिया जाता है, और बलबन उस समय उसके अंडर में मध्य प्रदेश पे हमले करता है। फिर बलबन गद्दी पर बैठता है, बलबन के बाद आपके दो शासक हैं। इस तरीके से हमें गुलाम वंश को देख लिया। अगला शासक कौन आएगा, अब खिलजी वंश आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको हमें देखना था मध्यकालीन मध्य प्रदेश। कुछ ज़्यादा फैक्ट होगा पर कोई बात नहीं, अगली क्लास हम तुगलक वंश को देखें।